मैं विकास शर्मा आपके सामने संस्कृत जगत से संस्कृत व्याकरण। उच्चारण स्थान हमारे मुख में किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के जो अंग हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं और जिस मुख के अंग के द्वारा उस वर्ण का उच्चारण करने के लिए कंपन अधिक किया जाता है वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखते हैं संस्कृत में एक श्लोक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरकंठे शिरस्तथा जीवामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालुः। अर्थात कि उच्चारण स्थान जो हैं उनका कितने संख्या में हम माने कि कितने उच्चारण स्थान होते हैं, तो 8 उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है और वो 8 कौन कौन से हैं? पहला उरह, दूसरा कंठ, तीसरा सिरह, चौथा जीवामूल, पांचवा दंता, छठा नासिका, सातवां ओष्ठ, और 8वां जो है वो है तालु। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब इन सभी उच्चारण स्थानों को हम संस्कृत के सूत्रों के अनुसार पढ़ते हैं। पहला सूत्र है अपु है विसर्जनीयानाम, अपु है विसर्जनीयानाम कंठः। अर्थात अपु है विसर्जनीयानाम कंठ है, इसका अर्थ है कि कु का अर्थ है कैवल, और कैवल में क, ख, ग, घ, ङ ये वर्ण, इसके साथ है वर्ण तथा विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उच्चारण स्थान कंठ है और इनको कौन से वर्णों के नाम से जाना जाता है? कंठ्य वर्ण के नाम से। कंठ से इनका उच्चारण किए जाने के वर्ण इनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है। दूसरा है सूत्र ईजु यशानाम तालु। ईजु यशानाम तालु। ईजु यशानाम तालु सूत्र का अर्थ है कि ई चू का अर्थ है च वर्ग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। इसके साथ ही य तथा तालव्य षकार, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है तथा इनको किन वर्णों के नाम से जाना जाता है? तालव्य वर्णों के नाम से जाना जाता है।
ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम में री और टै, टू का अर्थ है टैबर, और टैबर में कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा रकार तथा मूर्धन्य षकार, और इन सब का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, तथा इनको कौन से वर्ण बोलेंगे? इनको मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। इसके बाद में चौथा ऋतु लक्षानाम दंता, ऋतु लक्षानाम दंता। ऋतु लक्षानाम दंता का अर्थ है नृ, तू का अर्थ है तय वर्ग, और तय वर्ग में वर्ण आते हैं त, थ, द, ध, न। इसके साथ ही ल और दंते षकार। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो दंता। जब जीवा दांतों को स्पर्श करती है तब इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंता हो गया। और इनको कौन से वर्ण बोलेंगे? इनको दंते वर्ण कहेंगे। ये दंते वर्ण कहलाते हैं, ली, त, थ, द, ध, ल और श। पांचवा सूत्र है उपपद्मानीयानाम मोष्टु। उपपद्मानीयानाम मोष्टु। उपपद्मानीयानाम मोष्टु का अर्थ है कि ऊपर, पू का अर्थ है पैर, पैर में आते हैं प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा उपदमानीय, उपदमानीय किन वर्णों को कहा जाता है? उपदमानीय दो वर्ण हैं जिनके वर्णों के प्रारंभ में अर्ध विसर्ग की आकृति हो, और पैर तथा फ, इन दोनों वर्णों को उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। तो उपदमानीय वर्ण है अर्ध विसर्ग की आकृति के बाद में पैर और अर्ध विसर्ग की आकृति के बाद में फ, ये उपदमानीय वर्ण है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। और इनको ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं छठा सूत्र है एदयितो कंठतालु। एदयितो कंठतालु, इसका अर्थ है कि ए तथा ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों सम्मिलित रूप में होते हैं। सातवां है ओ दौतो कंठोष्ठम।
तथा औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों साथ में सम्मिलित रूप से कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ ओ और ओ। आठवां सूत्र है जो वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ में वर्ण जो है, जो अर्धस्वरों की गिनती में आता है, ये वर्ण और इस वर्ण का उच्चारण दांतों और होठों के साथ किए जाने के कारण इसको दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है। नौवां है जीवा मूल्य से जीवा मूल, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। इसमें जीवा मूल्य दो वर्ण है, अर्ध विसर्ग की आकृति और कै, अर्ध विसर्ग की आकृति और ख, ये जीवा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में 10वां है जीवा मूल्य से जीवा मूलम। 9वां हो गया नासिका अनुस्वार, नासिका अनुस्वार से जो है इसमें नासिके वर्ण आते हैं। इसके साथ ही एक सूत्र जो है वो है जिसको ज्ञानवादी कहते हैं, लेकिन ये पहले आता है, इसको हमने अंत में लिया है। यम गण नानाम नासिका, यम गणनानाम नासिका। तो जो भी पंचम वर्ण है और अनुस्वार है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो अनुस्वार, य, म, न, न, ये पांचों, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब हम इनका वर्गीकरण एक बार पुनः देखते हैं कि किस प्रकार। तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। वो 8 कौन से हैं? उरह, कंठ, शिरः, जीवामूल, दंतः, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये मुख के अंदर भाग होते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख के अंदर कोई ना कोई जो भाग है वो विशेष और ज्यादा प्रकम्पित होता है। तो उच्चारण करने के लिए उसका विशेष योगदान होता है। उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। पहला सूत्र है अपूर्व विसर्जनात् कंठ, यानी कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है? तो कंठ ए, क, ख, ग, घ, ng है और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। इन जो ऋस्व है इसमें दीर्घ भी ग्रहण किया जाएगा, इसलिए आ का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। इजो ऐसा नाम करूं ईवन दीर्घ ई चू, यानी चैवल का अर्थ क्या है? छ, ज, झ, या श, ये तालव्य शब्द। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है और इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे है ऋतु रसायन मूर्धा। तो री, टू का अर्थ है ट, ख, ड, ढ, र और स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला है ऋतु लसानाम दंता। इसमें द्रि, त, थ, द, ध, न, ल, स, इनका उच्चारण स्थान दंता होता है, इनको दंते वर्ण कहा जाता है। उपु बदमानिया नाम उष्टव, उ पैवर्ग में का फ, ब, भ,
सूत्र है एजैतो कंठ तालु। एजैतो कंठ तालु में ए और ऐ जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। इसमें क्या है, ए का जो निर्माण देखते हैं हम एक सामान्य दृष्टि से, तो ए तथा ई से होता है। ए और ई को संधि ए बनता है नियम के अनुसार। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, हमने ऊपर देखा है, और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसलिए इनका सम्मिलित रूप कंठ तालु बन जाता है। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों सम्मिलित माने जाते हैं। ओदो को कंठोष्ठम में इसी प्रकार ओ ओ का कंठोष्ठम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ओ जो है वो ए तथा उ से मिलकर बनता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जब दोनों मिलेंगे तो कंठोष्ठ बनेगा, इसीलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना जाता है। वकार से दंतोष्ठ, वकार जो है इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों सम्मिलित रूप में। जीवामूल्य से जीवामूलम में क और ख से पहले वर्ग मिश्रण की आकृति जीवामूल कहलाती है और इनको जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है। फिर आगे है यम वर्णानाम नासिका से और नासिका अनुस्वार से, ये दोनों सूत्रों को मैंने साथ में लिखा है ताकि समझ में आ सके। इसमें अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका से किया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे सामने पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों के जो पंचम वर्ण हैं उनको नासिका में ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि हमें पंचम वर्णों का उच्चारण पूछा जाए तो यहाँ पर नासिका का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर इस पंचम वर्ण का कंठ है, य का उच्चारण स्थान तालु है, न का उच्चारण स्थान मूर्धा है और न का उच्चारण स्थान दंता है, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो अब इनमें से नासिका किया जाए या इनके जो मूल है वो किए जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यदि विकल्प में प्रश्न आता है तो उस विकल्प में पहले तो आपको नासिका को ही सही करना है, क्योंकि अलग से इनके लिए एक सूत्र बनाया गया है यम वर्णानाम नासिका से। तो पहला सबसे पहला सही उत्तर होगा नासिका। यदि विकल्प में नासिका उत्तर नहीं हो तब यदि ग का पूछा जाए तो कंठ होगा, ये का पूछा जाए तो तालु होगा, न का पूछा जाए तो मूर्धा, न का पूछा जाए तो दंता, म का पूछा जाए तो ओष्ठ होगा। और इस प्रकार ये हमारे उच्चारण स्थान इस प्रकार संपूर्ण हुए। अब हम इन उच्चारण स्थानों को एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब हमारा बिंदु है वर्ण उच्चारण स्थान तालिका। अब हम इस तालिका के माध्यम से देखेंगे जो हमने अभी उच्चारण स्थान पढ़े हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम इनको देखेंगे। तो मैंने ये तालिका सारणी बनाई है। इस सारणिका में सबसे पहले हम उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल आ गए हैं। इसमें अब हम कि कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। तो कंठ में स्वर वर्ण आता है ए, आ। उसके बाद में ये तीन जो भेद हैं स्पर्श, अंतर, ऊष्म, ये व्यंजन के भेद हैं। अब व्यंजन के तीन प्रकार हैं स्पर्श, अंतर, ऊष्म। इसमें व्यंजन वर्ण कौन से आते हैं? तो स्पर्श में क, ख, ग, घ, ङ। संज्ञा क्या होगी? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण कहलाएंगे। आगे है तालु। तालु में ई, च, छ, ज, झ, य। फिर य तथा ताल के प्रकार, और इनको वर्ण कहा जाएगा
तालव्य वर्ण। इसके बाद में अगला है मूर्धा। मूर्धा में वी, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद में र, मूर्धन्य स, और इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। इसके बाद में अगला है दंता। इसमें द्रि, त, थ, द, ध, न, और यहाँ पर लेवर। इसके बाद में दंत्य शकार, और इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। ये तालिका बनकर तैयार कर लीजिए। ओष्ठवर्ण, ओष्ठवर्ण में स्वरों में तो आएगा उ, फिर प, फ, ब, भ, म। फिर ऊष्म वर्णों में भी कोई नहीं है। अयोगा वर्णों में इसमें उद्गमानीय वर्ण आते हैं। उद्गमानीय जो है वो दो वर्ण हैं, जिनमें प और फ, और इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है नासिका में। नासिका में जो अनुस्वार और यम वर्ण, पांचों पंचमाक्षर। उसके बाद में और अयोगा में आ जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, और इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में आगे कंठतालु। कंठतालु में दो स्वर वर्ण आए, ए, ऐ। इसके अलावा इसमें इनको कंठतालु वर्ण कहा जाता है। फिर है कंठोष्ठ वर्ण। ये ओ, दो वर्ण आए, और इसमें भी इनको कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। कंठोष्ठ वर्ण। फिर दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में ये केवल और केवल ये अंतस्थ में आएगा, क्योंकि वै का उच्चारण स्थान होता है। वकार से दंतोष्ठ वह आ जाएगा ऐसे, और इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाएगा। दंतोष्ठ वर्ण। अंतिम है हमारा जीवामूल। जीवामूल में न स्वर होता है न स्पर्श होता है, केवल अयोगवा होता है, जिसको जीवामूल भी कहा जाता है। और जीवामूल के जीवामूल दो हैं, क और ख, और इनको जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारी वर्ण उच्चारण स्थान तालिका जो है, सारणी जो है, वो बनकर तैयार है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस तालिका को अपने घर पर अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में उतार करके इसको याद करें, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके।